गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी ऐड हो गया बेटा? आई थिंक ऑल। ऋषभ, सोनिया, प्रशांत, प्रदीप, ओके, पलक, शी इज न्यू स्टूडेंट, ओके, निहारिका, लविशा। गुड मॉर्निंग। पलक, आप फर्स्ट लेक्चर है ना आपका आज बायो का? यस मैम। ओके, किस स्कूल से हो बेटा? काना माखन मिलेनियम। काना माखन से, ओके। आप लोग को पहले तो ये बताओ, तुम्हें वीडियोस मिल गए? वीडियो लेक्चर जो प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर के और कुछ सेकंड चैप्टर के होंगे? नो मैम। अभी नहीं प्रोवाइड हुए, ठीक है। पहले फर्स्ट चैप्टर के और सेकंड चैप्टर के कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर पहले उसे कंप्लीट कर लेना। नोट्स कंप्लीट होने चाहिए पहले, तो नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, एक सेपरेट नोटबुक बना के बेटा। उसके बाद फिर उससे डाउट्स होंगे, वो स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, ठीक है? ओके मैम। ओके, अच्छा ऋषभ और शिबानी, शिबानी आई थिंक अभी ऐड नहीं हुई है। ऋषभ, ये बताओ बेटा, जहां तक अभी तक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं वो नोट हो गए हैं? यस मैम, मैंने उसके नोट्स बना लिए हैं। अच्छा, अभी कुछ रह गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं प्रोवाइड करा पाई थी। कुछ किंगडम वनेरा के हैं जो अभी प्रोवाइड नहीं हुए हैं, पर जितना अभी प्रोवाइड कराया है पहले उसे कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर इससे कनेक्ट होना स्टार्ट कर लो, ठीक है? यस मैम, मेरे को जितना मिला है मैंने उतने का कर लिया। अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है बेटा। ओके ऋषभ, तुम कौन सा स्कूल से बेटा? मैम ऋषि गालव पब्लिक स्कूल। ओके, ठीक है। चलो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे बेटा। हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, इसमें हमने सबसे बेसिक पहले स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। क्लासिफिकेशन कितने साइंटिस्ट ने दिया, किस बेसिस पे दिया, दैट क्राइटेरिया इज जस्ट द बेसिक। उसको हम इसके साथ कनेक्ट करें या नहीं भी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस टॉपिक को नहीं कर पाओगे, जिन्होंने अगर वो नहीं देखा है तो भी, और जिन्होंने देख लिया है तो वो अच्छी बात है। किंगडम वनेरा में यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड हमें हर एस्पेक्ट में बात करनी है, चाहे हम उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, चाहे हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, चाहे रेस्पिरेशन रिलेटेड बात करें। यानी हर तरीके से, जिस तरीके से हम और हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग फीचर्स की बात करते हैं, वही सारे फीचर्स हमें यहाँ पे देखने हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, सॉरी, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आई वाज थिंकिंग कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग रिप्रोडक्शन ही स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। मैं अगेन जरा इसको कनेक्ट कर दे रही हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जिस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं, आइदर द ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफिक और इट मे बी द हेट्रोट्रॉफिक। अगर ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ये अपना फूड प्रिपेयर खुद कर सकता है, ठीक है। अगर हेट्रोट्रॉफ की बात आती है तो हम कहते हैं इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंड होगा, ये अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मोनेरा की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। ऑटोट्रॉफ में भी अलग अलग तरीके से फूड प्रिपेयर करने के मेथड मिलेंगे, और हेट्रोट्रॉफ में देखोगे तो वहां पे भी अलग तरीके मिलेंगे बहुत सारे। इसीलिए बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा डाइवर्स मेटाबॉलिक कहा जाता है, दैट मीन फूड प्रिपरेशन के मामले में इसका सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरीके देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बेटा ऑटोट्रॉफ से। इसका मतलब जो बैक्टीरिया है उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं खुद से बाय द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, या फिर कुछ केमिकल्स का यूज करके। इसके बारे में तो हमने बात करी नहीं थी। इसके बारे में जरा हमें देखना है कि बैक्टीरिया सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके फूड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि उनके पास क्लोरोफिल है, ठीक है।
सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, ओके, वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा किसका यूज करते हैं? फोर्थ मैंने अभी छोड़ दिया है, फटाफट से बताओ और किसका यूज करते हैं? प्लांट्स। आंसर दो, मैंने तो नॉर्मली पूछा, बताओ जल्दी से कौन सा मैंने अभी रॉ मटेरियल छोड़ दिया है जिसको प्लांट्स यूज करते हैं इन फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, CO2 आई हैव स्किप ना, सो CO2। तो इस तरीके से प्लांट जब यूज करते हैं, सो व्हाट डिड दे डू? अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है इन एस्पेक्ट टू बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं प्लांट्स के बारे में, तो मैंने कहा सेम कंडीशन जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी, बट कनेक्ट कर रही हूँ ताकि बाकी बच्चे और अच्छे से समझ लें। दे रिक्वायर्ड 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, करेक्ट, and 6 water molecule, somewhere it is given 12H2O, that is also correct. Transpiration में वो निकल जाता है। So what did they do? Solar energy I have written SL, that means solar energy या sunlight का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लांट क्लोरोफिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। उसके बाद ये रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन, ओके। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है, दिमाग में इसको बहुत अच्छे से फिक्स कर लेना है। अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इसका मतलब बेटा ये फोटोसिंथेसिस में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, जो मैंने इक्वेशन यहाँ लिखी है कि ये फोटोसिंथेसिस जो है यूकैरियोट्स जिस तरीके से करते हैं, यानी हम इन्हें कह सकते हैं ऑक्सीजेनिक, ठीक, यानी जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। लेकिन बैक्टीरिया में जो देखा जाता है वो कुछ अलग तरीके का होता है, यानी वहां पे वाटर ना यूज करके, यहाँ पे हाइड्रोजन जरूर यूज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन सोर्स अलग होता है, वाटर ना होके अलग हाइड्रोजन सोर्स है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बेटा, एक एग्जाम्पल देखो, CO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, सनलाइट और यहाँ पिगमेंट। पिगमेंट ऑलरेडी मैंने बताया था इसमें, अभी इसको लिख भी दूंगी। यहाँ पे सनलाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए जो पिगमेंट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, प्लांट जैसा क्लोरोफिल नहीं होता, याद रखना। दूसरा होता है बैक्टीरियो वर्डिन, इसका मतलब यहाँ पिगमेंट होता है, बिल्कुल पिगमेंट होगा, बिना पिगमेंट के तो काम नहीं चलेगा। और उसके अलावा जो है ये हाइड्रोजन सोर्स कुछ और भी हो सकता है, नॉट ओनली हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे उसके अलावा अमोनिया भी यूज हो सकता है, उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। लेकिन कोई भी हाइड्रोजन सोर्स होगा, उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन तो नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, तो इसीलिए हमें इस बैक्टीरिया को कहना होगा एनऑक्सीजेनिक। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अब एक चीज और ध्यान देना बेटा, जो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी जो एनसीईआरटी में अलग से नहीं दी हुई है, बट एक चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब मर्ज कर दिया है एग्जाम नीट में जिपमर और एम्स को, तो थोड़ा सा लेवल हमें इंक्रीज इसलिए करना होगा क्योंकि हो सकता है कि ये जिस तरीके के क्वेश्चन जिपमर और एम्स में आए तो लेवल उस तरीके से भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्पल्स दैट फोटो ऑटोट्रॉफिक के, तो कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, सो पहला तो ये हो गया, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे था कि फोटोसिंथेसिस इक्वेशन प्लांट्स में कैसी होती है। ये मैंने कहा एनिमल्स, सॉरी दैट इज इन द बैक्टीरिया, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन सोर्स कुछ भी होगा, लाइक डायरेक्ट H2 भी हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, इस तरीके से कोई भी हो सकता है। और लास्ट में यहाँ ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रहा है एंड प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई दीज बैक्टीरिया आर नोन एज एनऑक्सीजेनिक, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे कुछ पिगमेंट भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो पिगमेंट जो है वो क्या क्या है, यानी कि पिगमेंट जो एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को। सो विल नो पिगमेंट्स for absorbing sunlight. प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, यहाँ पे उस तरीके से क्लोरोफिल नहीं है, सिर्फ इसका काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना।
तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, उसके अलावा बैक्टीरियो वर्डिन। ठीक, बैक्टीरियो वर्डिन, ये दो पिगमेंट ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल बैक्टीरिया लाइट एब्जॉर्प्शन में करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ एग्जांपल्स, यानी ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो ऐसा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पे इससे याद रहेगा बेटा, एक तो H2S लिखा है ना, सल्फर। ठीक, तो सल्फर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी के बेस पे नाम रख दिया गया। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ बेटा कि दैट फोटो ऑटोट्रॉफिक के फर्स्ट वन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है लास्ट में। ठीक, इससे याद रहेगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज क्लोरोडियम। किसी भी नाम से ऑप्शन में पूछा जा सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके अलावा पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को जनरली कहा जाता है क्रोमेटियम, क्रोमेटियम। ठीक, ये तो हो गए जो सल्फर प्रोड्यूस कर रहे हैं बैक्टीरिया। ठीक, तो ये एग्जांपल हो गए किसके, जो लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके पास ये पिगमेंट है, और फाइनली वो क्या कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर ले रहे हैं। दैट मीन दे आर नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, अब उसके बाद और एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। पहले बेटा इसको नोट करो और वन बाय वन लाइन को एनालाइज करने की कोशिश करो। जहां पे भी समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ लो। ओके, उसके अलावा और एग्जाम्पल जैसे नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, दैट मीन जो सल्फर प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना, जैसे मैंने कहा अमोनिया, यहाँ पे सल्फर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन हाइड्रोजन सोर्स तो इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके के बैक्टीरिया को कहा जाता है रोडोस्पाइरिलम। बट दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीजेनिक, और फूड भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा, पिगमेंट भी इस्तेमाल हो जाएगा, बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। यही डिफरेंस है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में और यहाँ पे जो बैक्टीरिया में जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक एक तरीके का फूड प्रोसेस हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि अगर पूछे जाते हैं, देखो हम बिल्कुल इस बारे में नहीं कह सकते कि आप लोगों का जब एग्जाम होगा तो इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि अभी तक इस साल जो मर्ज होकर एग्जाम होना था वो नहीं हुआ है। तो पेपर पैटर्न का कुछ ऐसा हम आइडिया नहीं कह सकते कि मर्ज होने के बाद लेवल बढ़ेगा या वैसा ही रहेगा, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट हायर लेवल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल यहीं पे लिख लो, नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और इसको कहा जाएगा रोडोस्पाइरिलम। मैम ऑटो रिलीज बैक्टीरिया का कोई एग्जांपल है? किसका? बैक्टीरिया ऑटो रिलीज करते हैं, जो ऑटो रिलीज करते हैं। जनरली ऑटो रिलीज करने वाले बैक्टीरिया इसमें नहीं आते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा फोटोसिंथेसिस यूकैरियोटिक में जो प्लांट्स में होती है वो जनरली ये है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं ई कोलाई है। ठीक, इस तरीके के बैक्टीरिया तो सारे O2 वाले आते हैं, और O2 का अमाउंट भी तो बहुत कम होता है। तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो यहाँ पे जो प्रोड्यूस करते हैं दैट सल्फर, तो दे आर ऑल आर एन ऑक्सीजेनिक। रेस्पिरेशन वाइज पे जरूर ऑक्सीजेनिक और एन ऑक्सीजेनिक, दैट मीन दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन और नॉट रिक्वायर्ड, उस बेसिस पे जरूर मैंने क्राइटेरिया तुम्हें बताया था ऑक्सीजेनिक एंड एन ऑक्सीजेनिक। यहाँ पे
ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, एक्सेप्शनल रेयर केसेस में वो भी बहुत कम अमाउंट में होता है, इसीलिए हम लोग उसकी कैटेगरी यार रखते ही नहीं है ज्यादातर, ना ही वो पूछा भी जाता है क्योंकि एक्सेप्शनल है ये सारे तो। ओके मैम। ओके कुछ बच्चे इसमें जैसे हाँ कोई भी चलो आंसर दे सकता है, ऋषभ एंड पलक। चलो आप लोगों के लिए है नॉर्मल क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग हेट्रोट्रॉफिक भी पढ़ेंगे इसमें। बेसिकली हेट्रोट्रॉफ के टाइप्स पढ़े होंगे 10th में भी, कुछ कुछ याद भी होगा। कौन से टाइप होते हैं हेट्रोट्रॉफ के? हम सैप्रोफिटिक, यस पैरासाइट एंड सैप्रोफिटिक, पैरासाइट। और भी कोई होता है? ओके ऋषभ बताओगे? मैम यही दोनों होते हैं शायद। सैप्रोफिटिक, पैरासाइट एंड होलोजोइक। और होलोजोइक, करेक्ट, होलोजोइक भी पढ़ा हुआ है तुमने, ठीक है। और सिम्बायोटिक टर्म सुना है? यस मैम। यस मैम। याद आ गया? ओके जरा सिम्बायोटिक बताना, कोई भी बता दो दोनों में से। मैम जिसमें आपस पे डिपेंड रहते हैं, आपस में एक दूसरे पर। हाँ ये कह सकते हो कि एक दूसरे से म्यूचुअल एसोसिएशन है ना, इस तरीके की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस, ठीक है। चलो अभी हम उसको भी देख लेंगे, तीनों टाइप के बैक्टीरिया भी इसमें देखने को मिलेंगे। रिटर्न हो गया सबका बेटा? ओके ठीक है। Okay, next we will take कीमोऑटोट्रॉफ। अच्छा कीमोऑटोट्रॉफ भी है और एक और तुमको मिलेगा कीमोहेट्रोट्रॉफ। तो दोनों कंडीशन जो है ना, ऑटोट्रॉफ लग गया मतलब केमिकल का इस्तेमाल करके दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट व्हेन वी सेड कीमोहेट्रोट्रॉफ तो केमिकल्स का इस्तेमाल करके फूड खुद प्रिपेयर नहीं हो रहा, दूसरे पे डिपेंड है। यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आता है नाइट्रोजन। इसका मतलब देखो सबने नाइट्रोजन फिक्सेशन 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हुआ है। हालांकि ये सारी चीजें आगे आप लोगों का मिनरल वाला जो चैप्टर है, मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक, उसमें ये वाली चीजें आ जाएंगी कुछ कि कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स। यहाँ हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले तो हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ में, ऑल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो सभी कीमो ऑटोट्रॉफ में आते हैं। सो हाउ, मैं एक सीक्वेंस बता देती हूँ कि उस सीक्वेंस में ये प्रिपेयर करते हैं। देखो सबसे पहले बेटा ये अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे किसमें? जिसने भी याद हो जरा मुझे फटाफट से बताओ, नाइट्रोजन साइकिल पड़ी हुई है तो अमोनिया से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्या होता है? नाइट्राइट्स, ठीक। और फिर ये फाइनली कन्वर्ट होते हैं किसमें? नाइट्रेट्स, ठीक। वी कैन से दैट नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो जो बैक्टीरिया है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और प्लांट्स की रूट्स में जो है इसको फिक्स कर देते हैं। और ये इससे यानी फाइनली बैक्टीरिया को भी फायदा होता है, वो इस पूरे प्रोसीजर में एनर्जी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमो
सोमोनास, जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं। अब अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा होता है, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में अलग बैक्टीरिया होगा, याद रखना, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए अलग बैक्टीरिया होगा। अमोनिया से नाइट्राइट यानी अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्टली पहली बात तो नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एटमॉस्फेयर से प्लांट भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं इस साइकिल में तो वो यहाँ से रोल प्ले स्टार्ट करते हैं। और क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे तो नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट में, और नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, किसकी हेल्प से, नाइट्रोकोकस, और वी कैन से नाइट्रोबैक्टर भी कहा जाता है एंड नाइट्रोकोकस भी कहा जाता है। और इस पूरे ड्यूरेशन में वी कैन राइट हियर दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर they will produce energy। ठीक, इस पूरे प्रोसेस में इस तरीके से हो रहा है। ये जो बैक्टीरिया तुम्हें दिख रहे हैं यही इसके एग्जांपल दे सकते हो, जितने भी और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अभी तुम लोग सारे पढ़ोगे, नॉस्टॉक, कैनाबिना, कितने सारे हैं, ठीक है। कुछ में अलग अलग होंगे, कुछ कीमो हेटेरोट्रॉफ भी होंगे और कुछ कैसे होंगे, ये कीमो ऑटोट्रॉफ। सो नाइट्रोसोमोनास, और एक मैंने कहा है यहाँ पे नाइट्रोकोकस, इसी को नाइट्रोबैक्टर भी कहा जाता है। तो these prepare their own food but with the help of certain chemical, और ये केमिकल बेटा क्या है यहाँ पे, they are the ammonia nitrite और it may be the nitrate। तो ये कोई भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया कीमो ऑटोट्रॉफ। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफ का सेकेंड टाइप। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉफ, जो कि इससे थोड़ा डिफरेंट है। उसमें डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो डिपेंड है अपने फूड के लिए। ओके डन, ठीक। ठीक है, ये याद रखना कि मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा, वो सबसे ज्यादा वास्ट है, उसमें बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी, और जो इस तरीके के नाम मिलेंगे ना, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तो ये एक बड़ा ग्रुप होगा जिसमें बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी। सेम हेयर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कोई एक नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, तो कॉमन वाले ये हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ, यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो हेटेरोट्रॉफ 3 टाइप से होंगे। ओके, हेटेरोट्रॉफ में सबसे पहला हम लोग देखते हैं पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, कोई भी हो सकता है। फर्स्ट वी विल टेक पैरासाइटिक। ओके, मेरे को जरा फटाफट से बताओ, पैरासाइटिक में दे रिक्वायर्ड अ लिविंग और अ डेड, जो भी पैरासाइटिक मोड, हाँ लिविंग। करेक्ट, यानी कि जब हम होस्ट की बात करते हैं ना, पैरासाइट बोला हमने, तो ऑब्वियसली हम होस्ट की बात कर रहे हैं, और होस्ट जो है वो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, दैट इट शुड बी लिविंग। तो लिविंग होगा तो उससे कहीं ना कहीं, अब ये मान के चलो तुम्हारी बॉडी में कोई भी डिजीज होती है, ठीक, तो डिजीज होती है तो वो बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी को इस्तेमाल कर रहा है ना। कोई भी डिजीज लेको, लाइक कॉलेरा है, ठीक, डिसेंट्री, कोई भी डिजीज जिसको कि बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, तो उसमें तुम्हारी बॉडी क्या हो गई, होस्ट, उससे तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्शन कर दिया, तो इसका मतलब वो क्या है, पैरासाइट है, दैट इट रिक्वायर्स अ होस्ट एंड दैट होस्ट इज यू, और उस होस्ट बॉडी से उसे पूरा अपना न्यूट्रिशन मिल जा रहा है। तो डिजीज कॉजिंग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है, दे ऑल आर
पैरासाइटिक। फॉर एग्जाम्पल पैरासाइटिक का सीधा सीधा हम यहाँ पे कहेंगे दैट बैक्टीरिया requires a living host। डेड और डिकेइंग की बात आएगी तो फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो जाएगा। यस, वो यही रहेगा हेट्रोट्रॉफिक, लेकिन वहां पे डेड की बात आ जाएगी। तो वी कैन से दैट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। बहुत सारी हम डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि दैट पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीजेस का, ये 12th स्टैंडर्ड में भी है, तो बहुत सारी चीजें आएंगी ही। बट जैसे यहाँ पे देखें हम, कॉलेरा कॉज करने के लिए कौन जिम्मेदार, विब्रियो कॉलेरे, ठीक, और हमारी बॉडी होस्ट बन गई इसके लिए। वैसे ही हम देखें और भी कई सारे ज़ैंथोमोनास, इवन प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया, फंगस भी कॉज करता है। उसके अलावा देखो सीडोमोनास, ठीक, उसके अलावा देखो एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम भी प्लांट में डिजीज कॉज करता है। तो बहुत सारी बैक्टीरिया है जो प्लांट्स में भी डिजीज कॉज कर रहे हैं एज वेल एज इन द एनिमल बॉडी। अच्छा, ये जो पैरासाइटिक, दैट मैंने कहा सिम्बायोटिक या सेप्रोफाइटिक, इनको हम कॉमनली क्या कहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक होस्ट बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका न्यूट्रिएंट जो है वो ले रहे हैं। यहाँ हम कहेंगे ओवरऑल कीमो हेट्रोट्रॉफ, यानी they also required certain chemicals that जो कि हमारी बॉडी से रिटेन कर रहे हैं और बट डिपेंड है, इसीलिए इन्हें हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफ। ओके, सो ये तो बात हो गई किसकी, पैरासाइटिक की, which is very common and the normal। सेकेंड हम लोग बात करते हैं अब, that is सैप्रोफाइट्स। ठीक, सेप्रोफाइट तो सीधे सीधे दिमाग में आ ही गया होगा, दैट डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिके, जो बेकार हो चुका है पूरी तरीके से, ऑर्गेनिक मैटर, बट फिर भी इससे बैक्टीरिया अपना फूड ले रही हैं। एंड स्पेशली बेटा ये वाला काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, मुझे जरा फटाफट से बताओ, अगर ये बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स नहीं होते या सैप्रोफाइट्स होते ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, एग्जैक्टली इनका काम क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट में? मैम ये किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब मैम ये किसी चीज को, बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। Correct. Okay, soil pollution will increase in the sense we can say that बेटा कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। यस, नॉट बी फर्टाइल, करेक्ट, ये भी सही है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं प्लांट्स को किससे मिल रहा है, बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए प्लांट्स को, ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। कुछ चीजें 9th में तुम लोगों ने पढ़ी है न्यूट्रिएंट बेसिस पे, तो सबसे ज्यादा चाहिए नाइट्रोजन। अगर ये नहीं होगा तो फर्टिलिटी भी कम होगी, डिकम्पोजर्स की तरह काम कर रहा है तो लैंड पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, गंदगी होगी हमारे एटमॉस्फेयर में। तो सेप्रोफाइट बहुत जरूरी है, और बैक्टीरिया क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, यस, क्लीनिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन का काम कौन करता है, बैक्टीरिया। ठीक, एक तरीके से क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं जितने भी एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम यानी डीकम्पोजिशन का काम होता है इनका। और जहां पे भी हम एरोबिक एंड एनारोबिक की बैक्टीरिया की बात करते हैं, यानी जो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन में या नहीं चाहिए, ऑल आर दे आर सैप्रोफाइट्स। सो वी कैन से दैट ऑल aerobic and anaerobic bacteria, ठीक, ये सारे के सारे सेप्रोफाइट्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, थर्ड इज सिम्बायोटिक। यस,
ओके, सिम्बायोटिक के लिए जो अलग ग्रुप जो दे रखा है एनसीईआरटी में, दैट इज साइनोबैक्टीरिया में, जो शायद देख भी लिया होगा, नॉस्टॉक दे रखा है, एनाबीना दे रखा है, इस तरीके के एग्जांपल्स, राइजोबियम है, वो सब आप लोगों को मिलेंगे किसमें, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तब जब हम कहें कि किसी तरीके से म्यूचुअल आप आपस में अंडरस्टैंडिंग वाली बात जब होती है, then that will be very important. Okay, नोट कर लो इसे। ठीक है, नोट हो गया ये, ठीक है। ये सारी की सारी स्टोरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी कह सकते हो, बैक्टीरिया की जो चल रही है ये पूरी बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हो सकता है आप लोगों को ये लगेगा कि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो इसमें नहीं दी हुई है, बट मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आगे देखने को मिल जाएंगी। तो काफी सारी चीजें आगे की अभी भी जो है कंटिन्यू इसमें ही कवर होती जा रही हैं, और आगे के क्वेश्चंस यहीं पे रिकवर भी हो जाएंगे, इसलिए जरूरी है ये। तो थर्ड एंड लास्ट वन है सिम्बायोटिक। तो इसे हम नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं, दैट विल बी फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है बेटा म्यूचुअल, यानी कि जहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों का फायदा। अच्छा, कोई एक एग्जांपल बताओ इसको छोड़कर जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। राइजोबियम। ओके, राइजोबियम करेक्ट। और कोई एग्जांपल? बैक्टीरिया को भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, और भी कहीं पे पड़ा है कुछ भी, लाइक एंड एल्गी एंड फंगस का पड़ा हुआ है, याद आया? यस करेक्ट, लाइकेन, दैट इज एल्गी एंड फंगस का म्यूचुअल एसोसिएशन। एल्गी फंगस को क्या प्रोवाइड कराती है, फूड, और फंगस एल्गी को क्या प्रोवाइड कराता है, शेल्टर। इस तरीके से दोनों को फायदा हो गया, तो दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअल इज और विथ लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस कौन से प्लांट होते हैं बेटा, जनरली हम बात करते हैं पल्सेस की, ठीक। तो लेग्यूम्स बोला जाता है उन्हें, उनकी रूट में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एंड दे आर म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ। दोनों को फायदा हो जा रहा है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभी कॉमनली कहा राइजोबियम सबसे ज्यादा कॉमन है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जब हम इनके ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। तो राइजोबियम, व्हाट डज इट एक्चुअली डू, इट फिक्सेस नाइट्रोजन, it fixes nitrogen for plants, और स्पेशली कहाँ पे फिक्स करता है, ये रूट्स में करता है ना। एंड प्लांट क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्लांट प्रोवाइड शेल्टर, इवन फूड भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक, वाटर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं प्लांट्स बैक्टीरिया को, राइजोबियम को। राइजोबियम बहुत अच्छा काम कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक। इस तरीके से ये तो तीन टाइप हो गए किसके, दैट इज हेट्रोट्रॉफ। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन। इसमें बैक्टीरिया में कैसे होता है, बट रिप्रोडक्शन को समझने से पहले कुछ टर्म्स को क्लियर करना पड़ेगा, और जो बहुत छोटे कॉमन चीजें भी है इसी से रिलेटेड बैक्टीरिया की, तो पहले मैं उनको क्लियर करा देती हूँ, क्लासिफिकेशन कैसे दिया उस बेसिस को, फिर लास्ट होगा यही रिप्रोडक्शन वाला।
सब कंप्लीट हो गया ये वाला रिटर्न? नो, ओके कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तब तक मैं कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जिनका हो गया है या कर रहे हैं। ओके, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? ल्यूवन करेक्ट, ल्यूवेनहुक, क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है दैट इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जिसने की थी वो कौन थे? ल्यूवेनहुक। सबसे पहले सेल जो डिस्कवर्ड हुआ था वो डेड हुआ था या फिर लिविंग हुआ था? डेड। Dead. डेड हुआ था। ओके, अब रविशा तुम आंसर नहीं दोगी, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट को देना है। ओके, फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर्ड हुआ था वो किसने किया था और कौन सा सेल किया था? लीवेनहुक। ओके, करेक्ट, ल्यूवेनहुक। ठीक है, बाकी जरा ऋषभ और ये बाकी पलक वगैरह ये लोग अब आंसर दे मेरे को। ल्यूवेनहुक ने किया था और कौन से सेल को किया था लिविंग सेल को डिस्कवर्ड? नहीं बता। ओके बेटा, बैक्टीरिया ही था। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को ही देखा था। तो यानी हम कह सकते हैं कि ल्यूवेनहुक जो है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये सब। तो अब हम कुछ चीजें इससे रिलेटेड भी कर लेते हैं। रिटर्न हो गया ना, सबका ही हो गया। चलो वैसे भी मैं सिर्फ अपर वाला पोर्शन इस कर। ओके, रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग ये टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे ऑप्शनल के साथ में तुम लोग को मिलेंगी। ओके, सो वी विल टेक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या फिर बेटा कई बार ये बैक्टीरियोलॉजी में भी आ जाता है। तो सबसे पहले रहे एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, ओके, इनके साथ में एक नाम और आता है बेटा, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच से रिलेटेड कुछ शायद थोड़ा बहुत पता हो अगर, डिजीज रिलेटेड, एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो एंथ्रेक्स और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो रॉबर्ट कॉच ने ही सबसे पहले बताई थी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी, दे आर द सेम, बट कई जगह पे देखा हुआ है कि ऑप्शन में ल्यूवेनहुक ने देकर कॉच भी आंसर दिया होता है, रॉबर्ट कॉच, और वी कैन से आर कॉच। तो अगर ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, अगर ल्यूवेनहुक एंड कॉच, तो ध्यान रखना आप लोगों को लगाना है कॉच, बिकॉज बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने डिजीज के बारे में यहाँ पे कंफाइन किया था, एंथ्रेक्स प्लस ट्यूबरक्लोसिस, कि किस तरीके से ये डिजीज कॉज होती है। तो इसीलिए कॉच को काफी हद तक इसमें माना जाता है। इवन ये तक कहा जाता है कि मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से किसकी वजह से आगे जो है टेक्निक्स में इन्वॉल्व हो पाई है, विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट कॉच। ठीक है, इसीलिए मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी में भी इनका ही नाम दिया जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और वी कैन से फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। तो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी जो है उसमें नाम थोड़ा सा ल्यूवेनहुक है, अगर यहाँ पे देखो कॉच और इसमें आ जाता है कई बार, और यहाँ पे नाम आता है पाश्चर। पाश्चर के साथ साथ यहाँ पे भी तुम्हें कॉच का नाम भी देखने को मिलेगा, रॉबर्ट कॉच। बट सबसे पहले फर्स्टली जब नाम आता है तो दैट विल बी पाश्चर। पाश्चर से रिलेटेड दिमाग में कुछ कुछ आ रहा होगा, वो ये कि इन्होंने पाश्चराइजेशन बताया था। और पाश्चराइजेशन क्या होता है बेटा?
जब हम रॉ मिल्क की बात करते हैं, कच्चा दूध, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और इवन माइक्रोस्कोप में यही देखा गया कि इतने सारे बैक्टीरिया रॉ मिल्क में, जब उसको गर्म किया गया, पास्चर्ड मिल्क, दैट मीन हाई टेम्परेचर, ये सबको पता होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके से फिनिश होते हैं, तो हाई टेम्परेचर अगर प्रोवाइड किया जाए बहुत ज्यादा, तो उस टाइम उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो ये पास्चराइजेशन पास्चर ने बताया था, इसीलिए इन्हें मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के लिए जाना जाता है। सिमिलरली मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी इसको पास्चर को ही जाना जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न microbiology, that is also Pasteur। उसके अलावा फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, जहां पे टेक्निक का इस्तेमाल किया गया बेटा, जैसे कल्चर मीडियम की बात आई, डिजीज को जानने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ, तब फिर रॉबर्ट कॉच ने अपना यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे सेंटीमेंट काम करना स्टार्ट किया था। तो फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स, स्पेशली कल्चरिंग की बात आती है बेटा, बिना कल्चर किए कभी भी डिजीज नहीं पता चलती। और कल्चरिंग क्या होता है ये इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल्चरिंग मेथड क्या होता है जिससे कि माइक्रोब्स को हम ग्रो कर सकते हैं। डायरेक्टली तो हवा से हम माइक्रोब्स को ले नहीं सकते, तो उन्हें कल्चर करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है। कल्चर का मतलब ही होता है ग्रो करना, ठीक। उसके अलावा फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, यही है, दैट इज माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ, जिन्होंने फर्स्टली लिविंग सेल को डिस्कवर किया, वो थे एंटन वॉन लीवरहुक। इन्हें ही फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। उसके अलावा फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये सारे क्योंकि साइंटिस्ट एक ही फील्ड से जुड़े हैं, इसीलिए एक ही जगह इनको लिखना भी है और याद भी रखना है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, अच्छा इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है हम इम्यूनिटी रिलेटेड बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी रिलेटेड हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं वैक्सीन के बारे में, ओके। या फिर हम बोले एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबको पता है, लेकिन वैक्सीन क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो फटाफट से मुझे आंसर दे दो। वैक्सीन, सबसे पहले वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड की थी? उन्हें ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। एनी गेस? नाम तो सबको पता है, शायद याद ना आ रहा हो, किसी को भी याद नहीं आ रहा? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। यस, चलो अब तो याद आ गया, गुड। एडवर्ड जेनर, बेटा इन्होंने फर्स्टली वैक्सीन को डिस्कवर्ड किया था, ठीक। और जो है वैक्सीन जब इन्होंने डिस्कवर करी, तो इसके बाद दिमाग में बहुत सारी चीजें आई कि क्या इम्यूनिटी को इस तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है, तो फिर बहुत सारे डिजीजेस के लिए वैक्सीन्स बनना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से ये तो हो गए कुछ साइंटिस्ट डिस्कवरर्स जो रिलेटेड है किससे? बैक्टीरिया और माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड से। माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में थोड़ा सा अंतर है, इसमें सारे माइक्रोब्स आ जाएंगे जो माइक्रोस्कोपिक है, ठीक, और इसमें सिर्फ बैक्टीरिया जो कि माइक्रोस्कोपिक है उनके बारे में बात होगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बस इतना सा है। रेस्ट ऑफ दे आर रिलेटेड टू द माइक्रोब, दैट माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के हम इनमें किसी को भी नहीं देख सकते, ठीक है, इसे जरा नोट करो। फिर हम देखते हैं कि ये जो टर्म बैक्टीरिया है ये किसने दिया, ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे से टर्म और हैं बस। ओके डन, ठीक है। ओके, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, नॉर्मली हम लॉजी टर्म यूज करते हैं क्लास, है ना, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया ये नॉर्मली पता है बैक्टीरियोलॉजी।
अब नेक्स्ट एंटन वॉन, कुछ फैक्ट्स है यहाँ पे ऊपर डाल लेना, दीज आर द फैक्ट्स। एंटन वॉन लीवनहोक, हमने कहा कि बैक्टीरिया को फर्स्टली डिस्कवर्ड किया, बिल्कुल किया, लेकिन किसमें किया? सो डिस्कवर्ड फर्स्ट बैक्टीरिया, ठीक है, लेकिन किसमें किया? इन द रेन वाटर। अब यहीं से क्वेश्चन आएगा एक, देखो हम बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया हर जगह मिलेगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ कि भाई कौन सी ऐसी जगह है जहां नहीं मिलता बैक्टीरिया, ये मुझे बताओ, एक्सेप्शन बताओ, तुम्हें क्या लगता है कहाँ का बैक्टीरिया नहीं मिलता होगा? कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। नहीं आ रहा? ओके, रेन वाटर, call them wild animal cubes. Okay, filter water, yes we can see that distilled water, distilled water जो होगा बेटा उसमें नहीं मिलेगा, करेक्ट। हॉट वाटर, बहुत सारे हैं बैक्टीरिया मिलते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर देखा जाता है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली जो जगह होती है बहुत कम देखने को मिलेंगे, और इसीलिए स्टरलाइज करने के लिए हीट दी जाती है। किसी भी चीज को अगर जर्म फ्री करना है तो हीट देते हैं, तो यही रीजन होता है कि वहां पे फिर बैक्टीरिया जो होते भी हैं वो फिनिश हो जाते हैं, ग्रोथ कम होती है। उसके अलावा मैंने कहा डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में भी बैक्टीरिया देखने को नहीं मिलते। अच्छा देखो, फर्स्टली उन्होंने डिस्कवर्ड किया बैक्टीरिया को यानी लिविंग सेल को, और उसका नाम क्या दिया? क्योंकि डायरेक्टली बैक्टीरिया नाम नहीं आया था, वाइल्ड एनिमल क्यूज, ये टर्म तुम्हें आगे एनिमल किंगडम में भी देखने को मिलेगा। वाइल्ड एनिमल क्यूज किससे रिलेटेड है? सो दैट इज रिलेटेड विद द बैक्टीरिया, यानी कि पहले इन्होंने इसे नाम क्या दिया था? वाइल्ड एनिमल क्यूज। अब बात आती है बैक्टीरिया टर्म जो है, ये टर्म किसने दिया? सो कॉइन्ड बाय एहरनबर्ग, एहरनबर्ग, so this was given by एहरनबर्ग। ओके, उसके अलावा ये माइक्रोब जो है यानी कि एनिमल क्यूल्स, इनका एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब क्या था? तो वी कैन से दैट बैक्टीरिया का जो मतलब है एग्जैक्टली दैट इज लिटिल रॉड, और इससे याद आता है कि सबसे पहले कौन सी शेप के बैक्टीरिया डिस्कवर्ड हुए? दे आर रॉड शेप्ड। वर्ड बैक्टीरिया ऑब्वियसली ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक ओरिजिन क्यों होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज जो है, या सॉरी लैटिन लैंग्वेज जो होती है जनरली दैट इज डेड, एंड सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट ग्रीक, तो ग्रीक में भी काफी चेंजेस कम मिलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब होता है लिटिल रॉड, ठीक, और वी कैन से लिटिल स्टिक, ठीक है। सो यहाँ से रॉड का मतलब समझ गए, तो वी कैन से दैट फर्स्ट was rod shaped bacteria discovered, उसी की शेप के बेसिस पे नाम दिया गया था बैक्टीरिया का, मतलब जो होता है वही दे दिया गया, ठीक है। तो शेप वाइज बैक्टीरिया की शेप अलग अलग होती है, बैसिलस, कोकस, ठीक है, दैट विल बी विब्रियो, ओके। तो शेप में देखा जाए तो रॉड शेप बैक्टीरिया जो है फर्स्टली डिस्कवर्ड हुआ, और ये जो बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम, ये जो टर्म्स दिए गए आगे चल के, वो किसने दिए? दैट वाज गिवन बाय म्यूलर, MULLER, म्यूलर कॉइन्ड बैसिलस, उसके अलावा विब्रियो, स्पाइरलम, ठीक है। ये कुछ टर्म जो शेप बेसिस पे थे, दे आर गिवन बाय द म्यूलर। तो इस तरीके से ये तो सारे के सारे टर्मिनोलॉजी हो गए,
और सारे साइंटिस्ट जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट, जिन्होंने हर एस्पेक्ट में बैक्टीरिया से रिलेटेड चीजें बताई। ओके, उसके अलावा मैंने कहा थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि हम बात कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे भी मिल सकते हैं बैक्टीरिया। साइज वाइज भी बैक्टीरिया बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत लॉन्ग भी हो सकते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू देयर माइक्रोस्कोपिक, बट लार्जेस्ट भी मिलेंगे और स्मॉलेस्ट भी मिलेंगे। इनके एक्सेप्शंस देख लेते हैं। नॉर्मली तो हम कहते हैं स्मॉलेस्ट सेल तो माइकोप्लाज्मा बोल देते हैं, पीपीएलओ, बट स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम की बात आती है, दैट इज डिफरेंट। ओके ओके, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम एज वेल एज लार्जेस्ट। पूरी फैमिली में साइज के बेसिस पे बात हो रही है कि कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डायलिस्टर, निमोसाइट्स, ठीक है, इसका साइज काफी छोटा होता है। माइक्रोमीटर जो है इसकी यूनिट होती है, जनरली तुम्हें पता है कि इसमें हम माइक्रोमीटर की यूनिट यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक जितने भी होते हैं। उसके अलावा लार्जेस्ट की बात करते हैं तो बिगियाटोआ, बिगियाटोआ मेटाबिलिस, इसका साइज एज कंपेयर टू काफी बड़ा होता है माइक्रोब्स में, 16 to 45 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। इसके बाद बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो यही बार चीजें आएंगी कि न्यूक्लियोइड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसका जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया में और कुछ भी नहीं है, जैसा कि हम बाकी ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि बैक्टीरिया का पे इनको क्या टर्म दिए जाते हैं, और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में तुम लोगों का पूरा जेनेटिक्स है, पूरी यूनिट, जिसमें बैक्टीरिया से रिलेटेड जेनेटिक्स में मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड ही होंगे। अगर यहाँ का बेसिक आपको क्लियर होगा तो वहां पे कर लोगे, लेकिन यहाँ पे हम एक साथ चीजें नहीं ले सकते हैं क्योंकि कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। तो बेसिक को हम लोग यहाँ पे लेंगे और उस बेसिक को समझना है, ताकि हम जैसे ही कुछ न्यू टर्म्स देखते हैं बेटा, उस टर्म के ऊपर परेशान होने की जरूरत ना हो, है ना। तो आई थिंक ये नोट हो गया। ठीक, ओके। ओके, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड जब बात आती है तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। मैं इसको हल्का सा वो कर रही हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको तो नहीं मिल पाए ये बैक्टीरिया शेप वाला, मिल जाएगा। तो वहां पे देखोगे कि कुछ बैक्टीरिया का मैंने बताया था कि अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट हम टर्म्स यूज करते हैं जब जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स में इसको क्या कहा जाता है,
न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरियल सेल का होता है जिसमें कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी चीजें आएंगी, जैसे प्लाज्मिड। क्या प्लाज्मिड इस न्यूक्लियोइड से डिफरेंट है? तो यस, इट इज डिफरेंट। और ये कैसे डिफरेंस है पहले देख लेते हैं हम। इस न्यूक्लियोइड को और क्या कहते हैं? दैट इज जीनोफोर भी कहा जाता है इसको, बिकॉज दिस इज जेनेटिक मटेरियल। उसके अलावा कहा जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्योंकि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक। लेकिन बाकी सारी चीजें देखी जाए तो बिल्कुल होंगी। फर्स्टली जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर है क्या? इन बैक्टीरियल सेल, जो कि कवर्ड नहीं होता। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि व्यक्ति इसमें है क्या? आरएनए नहीं है बेटा। क्या होगा ये? दैट इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या फिर क्या हो सकता है? आरएनए। यहाँ पे क्या होगा? ये डीएनए होगा, ठीक है। लेकिन नॉट बाउंड टू हिस्टोन्स, ये आ गया एक इंपॉर्टेंट चीज। आप कहोगे हिस्टोन क्या है? तो हिस्टोन बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है, जो कि जेनेटिक्स में आप लोग पढ़ोगे कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है। दीज आर नॉट द नॉर्मल प्रोटीन्स जैसे कि हम लोग अपने फूड में लेते हैं। दे आर हिस्टोन प्रोटीन विच आर वेरी स्पेशल, दे प्रोवाइड अ स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही कोई हिस्टोन प्रोटीन होती जैसे कि हमारे डीएनए के पास होती है। तो बैक्टीरिया थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे डीएनए जरूर है लेकिन इसके पास वो स्पेशल प्रोटीन नहीं होती, और इसकी वजह से यहाँ कोई क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं होती। और क्रोमोसोम सबको अच्छे से पता है कि पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, एंड दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब मटेरियल एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल। इस बेसिस पे जो हम ह्यूमंस में बात करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ अ that either it is a male or the female। तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे वो थोड़ा डिफरेंस भी होगा, इसीलिए तो देयर इज नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन। ये बहुत छोटे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, और कहीं ना कहीं ये रीजन भी है जिसकी वजह से सारे का सारा मटेरियल पूरी तरीके से स्कैटर्ड है, और फिर ये सारे एक्सेप्शंस प्रेजेंट है। ओके, बैक्टीरियल जीनोम जो है यानी कि जेनेटिक मटेरियल, हम एक टर्म यूज कर रहे हैं बेटा, बैक्टीरियल जीनोम। देखो जिनको भी अंडरलाइन किया है उनको बहुत अलग से ध्यान रखना है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। ये जो यहाँ पे डीएनए है ना, नॉर्मली हमारा जो डीएनए होता है ना वो बेटा कैसा होता है? एंटी पैरेलल होता है। हम इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे डीएनए में, क्योंकि और आगे अच्छे से देखेंगे। लेकिन ये एक ही सिंगल स्ट्रैंड होगा, ये कह सकते हो सिंगल सर्कुलर, स्ट्रैंड तो डबल होगा, बट ये पूरा किस तरीके का होगा? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये था इस तरीके का डीएनए सर्कुलर, और ये और ज्यादा कॉइल्ड दिखेगा हमें। इसका मतलब जो टोटल बैक्टीरिया की लेंथ है ना, जितना मैंने तुम्हें कहा, उस लेंथ से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है ये डीएनए का स्ट्रक्चर, और सिंगल होगा। दैट मीन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे होंगे और ये सिंगल प्रेजेंट होगा। सो वी कैन से दैट इट रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल, यानी एक ही होगा, बट कैसा डीएनए? सर्कुलर डबल हेलिकल। अच्छा, हेलिकल का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे दो रस्सियों को या जो चोटी बनाते हो उनको आपस में कॉइल कर दिया जाए, दैट इज हेलिकल। तो यहाँ पे नोट डाउन करने वाली चीज क्या हुई बैक्टीरिया से रिलेटेड? दैट इज हिस्टोन प्रोटीन नहीं है जैसे हमारे डीएनए में होती है। ओके, इसकी वजह से कोई क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है।
बैक्टीरियल जीनोम यानी डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, उसको अगर रिप्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी हम कैसे कहेंगे भाई कि यही जीनोम है, तो वो सिर्फ एक सिंगल सर्कुलर बट डबल हेलिकल, इसका मतलब स्ट्रैंड तो कितने होंगे, 2 होंगे, दोनों आपस में कॉइल्ड होंगे। इस तरीके से ये डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब ये यही है जो एग्जैक्टली कॉपी होता है। जब हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे नेक्स्ट को क्लियर होने के बाद, तो हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यही है, कॉपी हो जाता है, अलग से कुछ भी नहीं होता। और इसका साइज काफी लंबा हो सकता है, यानी वी कैन से दैट, फॉर एग्जाम्पल हम ई कोलाई की बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, जैसे इन ई कोलाई, इसका डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा कवर करता है, क्योंकि उसका साइज काफी बड़ा होता है इस पूरे बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग। तो इन ई कोलाई द डीएनए मॉलिक्यूल, ई कोलाई बहुत जगह ये बैक्टीरिया तुम्हें देखने को मिलेगा, तो वी कैन से दैट दिस occupies about 15 to 25%, यानी ओवरऑल उसकी इंट्रासेल्युलर स्पेस जो है उसको कवर कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्ट भी है इससे रिलेटेड कि हमें पता चला कि इसका डीएनए भी काफी लेंथ वाइज बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये 15 to 20% जगह कवर अप कर रहा है, तो कितना लॉन्ग होता होगा, करीबन ये 1200 लेंथ वाइज बोल रही हूँ, 1200 माइक्रोमीटर लॉन्ग इन लेंथ। और ये काफी हद तक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कॉइल्ड भी होता है। देखो, अगर किसी चीज को तुम्हें लेंथ ज्यादा है, मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, ऊन का गोला सबको पता है, वूल जो होती है, अगर उसको तुम बेटा खोल देते हो तो फिर उसके लिए शायद स्पेस ही ना मिल पाए, है ना। लेकिन अगर उसको तुम्हें ज्यादा लेंथ को छोटे से में कवर करना है तो क्या करते हो, उसको पूरा कॉइल कर देते हो और एक छोटा सा ऊन का गोला बन जाता है। सेम विद दिस वन, बिल्कुल कंपेयर कर लो, लेंथ अच्छी खासी है, बैक्टीरिया की साइज तो बहुत छोटी है, तो वो इतना कॉइल्ड हो जाता है तो 2 लंबी रस्सियां, लेकिन वो आपस में इतनी कॉइल्ड हो चुकी है कि वो बैक्टीरिया में पूरी तरीके से फिट हो चुकी हैं, बहुत सारे लूप बना लेती हैं। बट याद रखना है, यहाँ कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, छोटी छोटी चीजें जैसे सिंगल सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल, ओके, उसके अलावा साइज बेसिस एंड स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल होता है और वो कैसे यहाँ प्रेजेंट होगा। तो इतनी लेंथ जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट होगी, वेरी मच कॉइल्ड, दैट मीन्स सुपर कॉइल्ड, ये कह सकते हो। तो यहाँ बहुत सारे लूप बन जाते हैं, जगह जगह पे ये इकट्ठा हो जाता है, इसको नोट कर लेना। और जो पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस इसे एज अ स्टोरी ऑफ बैक्टीरिया समझो, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि थोड़ा सा ये लेंथी लग रहा होगा, बट मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं लेना है, बट एटलीस्ट उतना जितना कि हम कॉन्फिडेंट रहें कि हम आंसर दे सकते हैं इससे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेटेज के हिसाब से भी, ठीक है, और मोनेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज वेल एज द फंजाई ऑल्सो। प्रोटिस्टा में से फिर भी इतना नहीं होगा जितना फंजाई और मोनेरा से पूछते हैं, ठीक है। इसे जरा फटाफट से नोट डाउन करो। मैम, हाँ बेटा। मैम ह्यूमन डीएनए और बैक्टीरिया के डीएनए में अंतर क्या होता है, डिफरेंस? बिल्कुल होता है, हाँ, हिस्टोन प्रोटीन, एक तो मैंने तुम्हें कहा कि ये जो तुम्हें डीएनए दिखाई दे रहा है, इसके पास स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन जो है कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन और उसके बाद जो प्रोटीन फॉर्मेशन की बात करते हैं ना हम,
आगे तुम लोग जेनेटिक्स में ये पूरा प्रोसेस पढ़ोगे, ठीक है। वो प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी में हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, दे आर मैनेजिंग पैक्ट। लेकिन यहाँ पे तो वो हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं है, तो खाली सिर्फ डीएनए का वो हेलिकल स्ट्रक्चर है और एक ही है, बहुत सारे भी नहीं है। तो ये बस डिफरेंस है प्रोटीन बेसिस पे, बाकी रेस्ट ऑफ देखा जाए तो मॉडल इज हेलिकल, दैट इज सिमिलर। ओके डन, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक फैक्ट जो लाइन मेरे को याद आ रही है, जो शायद आई हैव स्किप्ड ओवर देयर, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट दैट बैक्टीरिया ना, तो मैंने कहा था बेटा एक तो होती है सेल वॉल, दिस इज फॉर एग्जांपल ही सेड कि ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, और मैंने सेकंड कहा था कि सेल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब बैक्टीरिया के पास दोनों चीजें हैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, है ना। और यानी बैक्टीरिया में सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच की एक स्पेस यानी एक प्लाज्मा फिल्ड स्पेस भी बच जाती है, इसको क्या कहा जाता है, ये टर्म आया था तो कंफ्यूज हो जाते हो, तो यू हैव टू राइट पेरीप्लाज्मिक, या तो इसको लिख लो एक लाइन में, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। किसमें, सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, ओके। तो उसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक। पेरी का मतलब यहाँ पे इंटर ही होता है, इन बिटवीन, इन दोनों के बीच का जो प्लाज्मिक स्पेस होता है दैट इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक, ठीक है। इसे तो एक लाइन में अलग से वैसे ही लिख लो। ओके, अब एक एक्सेप्शन के बारे में और बात करेंगे हम। ओके, रिपीट कर रही हूँ बेटा, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, space between cell wall and cell membrane of bacteria is referred as periplasmic, is referred as periplasmic, PERI, periplasmic, ठीक है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, मैंने कहा तुमसे कि सभी बैक्टीरिया जो है उनमें जेनेटिक मटेरियल की मैंने बात करी, ठीक है। मैंने कहा किसी भी बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। अब ये बताओ, इतने ऑर्गेनिज्म हैं और बायो में मैंने पहले दिन से कहा था कि एक्सेप्शन के लिए रहना होगा तुम्हें रेडी, तो यहाँ रेडी रहो। हालांकि ये एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी अगर मान के चलो पूछा जाता है कहीं पे तुम्हें ऐसे नाम कुछ मिल जाए तो झट से समझ जाना कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें की न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्जर्व हो रही है। अब कहोगे अगर ऐसा है तो फिर इन्हें प्रोकैरियोट में क्यों रखा? अरे भाई रखा तो जरूर, लेकिन इसका रीजन ये था कि बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, जैसे 70S राइबोसोम मिलना, राइबोसोम का टाइप है ना, और ऑर्गेनल्स जो हैं बाकी ऑर्गेनल्स नहीं मिलना, ये सब तो किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? दे आर द प्रोकैरियोट्स कैरेक्टरिस्टिक। इसीलिए इसको हमने मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसी में रखा, प्रोकैरियोट में। बस एक थोड़ा सा अलग मिला, वो क्या कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। ये दो एक्सेप्शन है जिसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो इन एक्सेप्शंस को बिल्कुल अलग कॉर्नर में लिखना है। ओके, ये एक्सेप्शन है। जहां पे भी बेटा एक्सेप्शन लिखते हो तो उसके लिए अलग पेन का इस्तेमाल किया करो, ताकि याद रहे कि यहाँ पे हमने एक्सेप्शंस को नोट किया है और ये अलग है। सो फर्स्टली एक तो है बैसिलस माइकोइड्स, एक तो बेटा ये है। दूसरा, नाम से समझ में भी आ रहा होगा कि इनकी शेप कैसी है, स्टेफाइलोकोकस फ्लैवोसाइनिकस, दो है। लास्ट याद रखना है बेटा, माइकोइड्स एंड फ्लैवोसाइनिकस। ये दोनों के दोनों जो है इनमें ऑब्जर्व किया गया कि
इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, बट जैसा कि मैंने कहा कि इसके पास बाकी सारे जो फीचर्स है वो सब कैसे हैं, लाइक प्रोकैरियोट्स. So we can say that rest of features are of prokaryotes. ओके, तो ये एक्सेप्शन थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है बेटा. माइकोइड्स एंड फ्लेवोसाइनिकस. जस्ट स्प्लिट इट एंड लर्न इट. जो भी नाम तुम्हें दिखते हैं उनको स्प्लिट करो और फिर याद किया करो. तो वो सबसे बेस्ट है, पहले भी बोल चुकी हूँ. ओके, ये फिनिश हो चुका है यहाँ पे, दैट इज न्यूक्लियोइड. अब एक टर्म और तुम्हें बार बार देखने को मिलेगा, प्लाज्मिड. ये भी बड़ा जरूरी सा है कि प्लाज्मिड क्या होता है भाई. और प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड में ज्यादातर बच्चे गलत ही कर देते हैं, ठीक. और जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये प्लाज्मिड टर्म आएगा, इसीलिए जरूरी है कि हम पहले प्लाज्मिड को ही निपटा लें, है ना. तो जब प्लाज्मिड समझ जाओगे तो फिर रिप्रोडक्शन जो कि बैक्टीरिया में जैसा होता है उसमें गलती नहीं करोगे. और साथ साथ चीजों को रिमाइंड करते हुए चलना, इसे जरूरी अपनी हैबिट में डाल लो कि जो चीज पढ़ रहे हो उसको साथ साथ रिमाइंड करते हुए चलना है. और जैसे ही दिमाग में कोई डाउट क्लिक करता है तो फटाफट से पूछ लो, सबसे बेस्ट. ठीक है. अच्छा, जब तक नोट कर रहे हो मैं जरा पूछ लेती हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग सुना है बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर सुना है या उससे रिलेटेड कुछ कभी ऐसा पता चला हो कि ये होता है, या बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि हम कुछ फील्ड्स के बारे में भी बात करेंगे ना. तो जब जब हम जैसे जैसे जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसमें फील्ड्स भी हम देखेंगे कि बायो की क्या फील्ड्स होती हैं, और भी जहाँ पे इतने सारे काम हो रहे हैं. जैसे माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में फील्ड हो गई. मैंने एक और फील्ड कहा अभी, बायोटेक्नोलॉजी. किसी ने सुना है जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी? नहीं पता. ओके, बायो मींस लिविंग. मैम, हाँ बेटा. मैम Yes. लिविंग सेल्स को यूज करना. करेक्ट, लिविंग सेल्स को यूज करना. ठीक है, और क्या? इंडस्ट्रियल यूज में. ठीक, करेक्ट बताया. यानी हम कहीं ना कहीं टेक्निक्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं साथ में, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, है ना. लिविंग का आइदर द बैक्टीरिया, इट मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. और वी कैन से जेनेटिक इंजीनियरिंग. देखो, इंजीनियरिंग का मतलब ही है कोई चीज प्रोड्यूस करना, बनाना, है ना. और जेनेटिक बोला है अगर मैंने, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल के साथ अपना काम कर रही हूँ. डीएनए, आरएनए, इसमें अगर मैंने कुछ किया इंट्रोड्यूस या कुछ भी ऐसा, तो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, तो ये कुछ टर्म्स बार बार तुम्हें मिलेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. प्लाज्मिड. ओके, सो प्लाज्मिड सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड में, क्योंकि आजकल जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जरूरत है कि हम अपनी इन्हीं फील्ड्स में कुछ इम्प्रूवमेंट करें. तो पहली चीज कि इसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है. बायोटेक्नोलॉजी में तो बेटा सारी चीजें आ जाएंगी. हम जैसे जेनेटिक मटेरियल को इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहे, हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे. ठीक है, लेकिन जब मैंने कहा जेनेटिक मटेरियल के इन्वॉल्वमेंट, तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल? प्लाज्मिड. और प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल ही है. अब कहोगे वो तो न्यूक्लियोइड था. बिल्कुल था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ और चीजें ऑब्जर्व की गई. हालांकि सारे बैक्टीरिया में ऐसा नहीं देखा गया,
देखो इसे ऐसे समझते हैं, मैंने कहा कि भाई ये बैक्टीरिया था और इसमें मैंने कहा कि ये कुछ ऐसी जगह दिख रही है जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी नहीं, कंडेंस्ड पार्ट दिख रहा है, इसको मैंने कहा हमने न्यूक्लियोइड। ठीक है, यानी जहां पे ज्यादा तुम्हें कंडेंस्ड फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है ना, दैट पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। लेकिन जहां पे हम बात करते हैं कि यही जेनेटिक मटेरियल बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में सर्कुलर हल्का हल्का सा जगह जगह ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे करके सेपरेट हो गया बेटा ये। ठीक है, लेकिन ये कोई रोल प्ले नहीं कर रहा कि भाई ऐसे एग्जैक्टली रोल प्ले नहीं कर रहा कि हाँ भाई इसी की वजह से जो है फर्दर रिप्रोडक्शन और ये कंप्लीट चीजें होंगी। हालांकि ये रोल प्ले करता है बट कंप्लीटली नहीं कह सकते इसको, क्योंकि मेन जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो तो यही होगा, दैट इज सर्कुलर डीएनए। और ये जेनेटिक मटेरियल का छोटा सा पार्ट है विच इज नॉट कंप्लीट, दैट इज स्कैटर्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए सेगमेंट है, यानी डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। यानी सिंगल लाइन में अगर तुम्हें याद रखना है तो कैसे रखोगे, दिस इज जस्ट अ एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए सेगमेंट। तो डीएनए ऐसे करके ये मान लो डीएनए था, इसका छोटा सा पार्ट तुमने कट कर दिया, ये जो पार्ट है छोटा सा दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये रेस्ट ऑफ जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अलग से बनाए, दे आर नोन एज प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड भी बड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग काम के बेसिस पे। किसने इसके बारे में बताया, हालांकि पहले तो पता नहीं था, पहले सिर्फ न्यूक्लियोइड के बारे में ही पता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे इसके बारे में पता लगने लगा, भाई इससे फैक्ट एंटीबायोटिक्स भी बनने लगी, इतनी सारी चीजें होने लगी, तो फिर लेडरबर्ग आए, उन्होंने इस प्लाज्मिड टर्म को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा फिर इसको, जो मैंने तुम्हें कहा एग्जैक्टली, लेडरबर्ग सेड दैट दिस इज जस्ट अ एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए सेगमेंट। डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है जो कि अलग है, यानी पूरे जेनेटिक मटेरियल से थोड़ा सा अलग होगा। और वी कैन से एसेसरी डीएनए सर्कल्स भी कह सकते हैं इसको। वी कैन से दैट एसेसरी का मतलब होता है एडिशनल, ठीक, डीएनए सर्कल्स, यानी छोटे छोटे से सेगमेंट सर्कुलर फॉर्म में मिल रहे हैं, दे आर एसेसरी डीएनए सर्कल्स। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक बड़े काम के थे, यानी वो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख भी ले लेना आईएमपी, कि भाई प्लाज्मिड की खासियत क्या होती है। तो एक तो ये कि रेप्लिकेट हो जाते हैं, और दूसरा ये ट्रांसफरेबल होते हैं। अच्छा, रेप्लिकेट टर्म आया है तो इसको जरा, क्योंकि फिलहाल हमें रेप्लिकेशन यहाँ नहीं पढ़ना, बट थोड़ा पता जरूर होना चाहिए। रेप्लिकेशन का यहाँ मतलब है जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो जाए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो जाए, और जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। ठीक है, जब ये कॉपी हो जाए तो बेटा ये छोटे से छोटे जो सेगमेंट्स हैं, इनकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इनको दूसरे किसी और डीएनए की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अपने आप रेप्लिकेट हो जाते हैं, एंड ये दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर भी हो सकते हैं। इस तरीके का रिप्रोडक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये लिखा है एंड ट्रांसफरेबल। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, प्लाज्मिड की, और इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये हेल्प करता है बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड की छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी, हमें सिर्फ टिप्स पे क्या याद रखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो टॉपिक बायोटेक में आएगा, और कुछ यहाँ पे थोड़ा सा हिंट के बेस पे मैं यहाँ पे बता भी दूंगी अभी जब हम टाइप्स पढ़ेंगे इसके, तो थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करता है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा कि ये डीएनए जो है उसके ही छोटा सेगमेंट है, यानी कुछ नया बिल्कुल नहीं है, और ये सर्कुलर फॉर्म में है, वी कैन से डीएनए सर्कल्स।
और प्रॉपर्टी क्या है कि ये खुद कॉपी हो जाता है, इसको किसी भी दूसरे जो मटेरियल है या दूसरा साइड वाइज जो पूरा न्यूक्लियोइड है उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, और साथ ही दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने पर ट्रांसफर भी हो सकता है। ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टीज, से फटाफट से नोट डाउन करके बताओ, और कोई समस्या आ रही है तो पूछो। डन, ओके। ओके, ये प्रशांत सिंह जो है एक बच्चा, मैंने शायद अभी ध्यान दिया है, ये न्यू है क्या? मेरे को फटाफट से जवाब दो पहले। प्रशांत सिंह, नो। प्रशांत कुमार, दोनों में कंफ्यूज हो रही बेटा। ओके, प्रशांत कुमार और दोनों सेम वही है या फिर कुछ इनमें न्यू एडमिशन भी है कोई? नहीं है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक ठीक। ओके बेटा, मुझे लगा शायद कि हो सकता है इनमें से कोई न्यू वन। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स। टाइप्स को यहाँ फिनिश कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ताकि प्लाज्मिड वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ तक ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, जिससे कि सिर्फ रिप्रोडक्शन का पार्ट और फिर हम ग्रुप स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, तो बेसिकली प्लाज्मिड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। 3 टाइप के प्लाज्मिड नाम के बेसिस पे भी आप लोग को याद रह सकते हैं। जो सबसे पहला वाला हम प्लाज्मिड का टाइप देखेंगे क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है इसीलिए इसका नाम भी कुछ इसी तरीके का रखा है, एफ फैक्टर। अच्छा, एफ का मतलब याद कैसे रखोगे? फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी का मतलब हम कहीं ना कहीं तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। एफ फैक्टर, एफ फॉर फर्टिलिटी। अच्छा, दूसरा नाम सेक्स फैक्टर, उससे याद रहेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक। देखो इसको कैसे याद रखोगे, एफ फैक्टर वाला प्लाज्मिड, यानी 3 टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, इसे ऐसे समझो। एक वो प्लाज्मिड जो हेल्प करता है, यानी वो प्लाज्मिड जो है वो दूसरे वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल ही तो हुआ है एक तरीके से, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, हालांकि क्योंकि कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बट फिर भी कॉपी होकर ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब वो प्लाज्मिड कौन सा हुआ? सेक्स फैक्टर। अब इसे समझना कैसे हमें कि एक मेल होगा बैक्टीरिया, दूसरा फीमेल। अब यहाँ मेल और फीमेल कैसे जानना है इसे और समझो। तुम कहोगे कि यहाँ तो गैमेट नहीं बनते, याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल होगा, लेकिन जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानते हैं कि भाई गैमेट बनना जरूरी है एंड ऑल, लेकिन बेटा यहाँ बैक्टीरिया में कोई गैमेट नहीं बनता। कोई गैमेट नहीं बनता तो कोई गैमेट फ्यूज भी नहीं होगा, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। देखो पहले तो समझते हैं कि क्या काम करते हैं ये प्लाज्मिड। दे आर रिस्पॉन्सिबल for the transfer of genetic material। और कहां से? एक बैक्टीरिया के स्ट्रेन से, फ्रॉम वन स्ट्रेन टू अनदर। एक बैक्टीरिया से दूसरा। आप जरा समझो कि कौन से वाले से? जिसके पास ये प्लाज्मिड होगा, यानी ये सेक्स फैक्टर, वी कैन से एफ फैक्टर, ये वाला प्लाज्मिड जो ट्रांसफर हो सकता है।
ठीक है, जो ट्रांसफर नहीं हो सकता वो एफ फैक्टर नहीं है। यानी 3 टाइप के प्लाज्मिड में से एक प्लाज्मिड मैंने ऐसा कहा जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकता है। जो हो सकता है वाला प्लाज्मिड जिसके अंदर है उसे कहते हैं बेटा एफ पॉजिटिव मेल। और ये ट्रांसफर किस में होता है? दूसरे बैक्टीरिया में जिसके पास ये फैक्टर नहीं है उसे कहेंगे एफ नेगेटिव फीमेल। अच्छा, फैक्टर होने और ना होने की वजह से डिवाइड किया हमने। जिसके पास है ये वाला प्लाज्मिड जो ट्रांसफर हो सकता है उसे मैंने कहा कि वो मेल है, जिसके पास नहीं है वो फीमेल है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि मेल में स्पर्म होगा, फीमेल में नहीं है ना, और वो मेल ट्रांसफर होगा फीमेल बॉडी में, ठीक है, वो जो स्पर्म होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है? दैट इज नॉट अ गैमेट, दैट इज जस्ट अ जेनेटिक मटेरियल, दैट प्लाज्मिड, जो कि जिस बैक्टीरिया के अंदर है ट्रांसफर होने वाला उसे मैंने कहा है पॉजिटिव मेल, यानी ये फैक्टर है। जिसमें नहीं है उसमें वो ट्रांसफर हो गया, उसे मैंने क्या कह दिया? एफ नेगेटिव फीमेल। नेगेटिव क्यों कहा है? क्योंकि इसके पास ये फैक्टर नहीं था, ठीक है, और नहीं था तो उसे मैंने कह दिया फीमेल, और जिनके पास है उन्हें कह दिया मैंने मेल। बस सीधी सिंपल सी बात। और इसी जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज को हम यहाँ पे कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बाकी जो 2 टाइप है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ट्रांसफर होने के लिए। पहले जरा इसे नोट करो, फिर इसको थोड़ा और समझा देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो। जब तक क्लियर ना हो इसे छोड़ना मत। डन, ओके। मैम फिर फीमेल बॉडी से दूसरा बैक्टीरिया कैसे? रिपीट करना बेटा लविशा। मैम फीमेल बैक्टीरिया से फिर दूसरा बैक्टीरिया कैसे आता है? बेटा बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अभी जब रिप्रोडक्शन वाला बताऊंगी 3 टाइप्स पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, तो समझ में आएगा कि ये कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया फॉर्म नहीं हो रहा। फिजन वगैरह जो होता है ना, नॉर्मली समझते हो बाइनरी फिजन, वही नॉर्मल देखने को मिलता है। ये वाला तो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इससे कोई नया बैक्टीरिया नहीं बनता। इसको समझ लो पहले तो, ठीक है। दिमाग में फिक्स करो कि इसकी वजह से कोई नया बैक्टीरिया नहीं बन रहा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पहुंच गया, ठीक है। ठीक है बेटा, पहले ये बताओ जितना यहाँ तक करा है यहाँ तक क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो पहले तो ये पूछ लो, तब हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे स्टार्ट करेंगे। कोई भी? ऋषभ, पलक, जो भी बेटा न्यू ऐड हुए, हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी भी क्योंकि पिछली चीजें क्वाइट की मिस हो गई है ना। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है बेटा। पलक एंड ऋषभ तुम लोग बताओ जरा। दीक्षा को भी क्लियर? ठीक है, यस मैम, क्लियर। ओके बेटा। ऋषभ ठीक है, ओके। प्रशांत, लविशा, सोनिया ठीक, ओके। फिर भी एक बारी बेटा ये देख लेना, और जब भी वीडियो ग्रुप में शेयर की जाए, मोस्ट प्रोबेबली आज हो जाएंगी क्योंकि तब से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए। और जब वीडियो हो जाए, जिन लोगों का अटेंड भी जिन्होंने किया वो भी जरूर देख ले, क्योंकि फॉर एज पर रिवीजन थोड़ा सा टाइम कर सकते हो बिल्कुल। और वीडियो देखने से ये होगा थोड़ा सा जल्दी रिवाइज भी हो जाता है, और उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे तभी फायदा होगा, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है। क्वेश्चन उससे पहले लगाने पे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो उससे पहले मत करना, पहले इन चीजों को क्लियर करो। एंड यस, एनसीईआरटी को साथ में लेते हुए ही चलना है, ठीक है। मैम यस बेटा। मैम जो आप पढ़ा रहे हो उसके लिए कोई अलग से थ्योरी या फिर कोई अच्छी बुक आप सजेस्ट करो तो। नहीं बेटा, मैं यही कहूंगी कि मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं लेनी है, लेकिन अगर फिर भी लगता है तो ट्रूमैन्स मैंने बताई भी थी, शायद ट्रूमैन्स बताई थी ना। और बाकी बच्चों के लिए भी मैं इसीलिए बोल भी रही थी कि ये वीडियो मैं पूरा बना के ही दूंगी कि कौन सी बुक तुम लोग ले सकते हो, और एडिशनल में बहुत ज्यादा मैं नहीं जाना है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है वही मैं 1-2 बताऊंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक्स बताऊंगी, सिर्फ उसके अलावा ज्यादा बुक्स में नहीं जाओगे।
स्टडी मटेरियल जो मिलेगा अभी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, बाकी जिस भी तरीके से होगा वो सब मिल जाएगा, ठीक है। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्रिपेयर्ड रहो, जितना कराया है उसको अच्छे से करके, ठीक है बेटा। ओके, और कोई भी दिक्कत हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम। अभी कोई म्यूट नहीं करेगा। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? अनम्यूट करके बोलो जरा, एक कोई भी पर्सन। यस सर। यस सर, आ रही है। आ रही है आवाज? हेलो, हाँ सर, आ रही है। ओके ओके गुड। तो पलक गौतम जरा अनम्यूट कीजिए आप। यस सर। तो पलक, मैंने आपसे कहा था कॉल करने के लिए, आपने आज कॉल नहीं किया। मैंने सर किया था बट मोबाइल स्विच ऑफ आया था। अच्छा अच्छा, तो पलक आप थोड़ी देर बाद कॉल बैक कर लेना। तो भाई हम लोगों ने एक आईपीएन और होमवर्क की बात करी थी। होपफुली आप लोग वो काम कर रहे होंगे। मैंने फ्राइडे का समय दिया था, आज वेडनेसडे है। फ्राइडे इट मीन्स कि 2 दिन बाद हम आपका चेक करेंगे। कृपया करके सभी लोग अपना मेंटेन करें उस चीज, ठीक है। और किसी तरह की कोई समस्या हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। एनीवन, कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन? चलिए कोई बात नहीं, ओके चलिए लीव कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर। आज की आज सेकंड बैच में भी क्लास है, जो न्यू स्टूडेंट है वो सेकंड बैच में भी क्लास लेंगे। बाकी कल मिलते हैं, ओके। ठीक। ठीक है बेटा, ओके। लॉक सब खोल दीजिए। हाँ, हम ही लोग शब्द क्या हो, रिकॉर्डिंग बंद।